सिर्फ 4 मिनट का वक्त लगा और एक मॉडर्न एयरबस A330 जो बिल्कुल ठीक चल रहा था, कंट्रोल से निकलकर करीबन 38,000 फीट नीचे अटलांटिक ओशन में जा गिरा। जितनी देर में आप टोस्टर में ब्रेड रखकर निकालते हो, उतनी देर में 228 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। सवाल ये नहीं कि प्लेन क्यों गिरा, सवाल ये है कि जब प्लेन ठीक था तो फिर गलती कहाँ हुई। दोस्तों, एज सी आवर में आप सबको खुशामदीद। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 का क्रू 28 मई 2009 को पेरिस से रियो डी जनेरो पहुंची थी। प्लान ये था कि रियो में 3 दिन रुककर वो 31 मई 2009 की रात रिटर्न फ्लाइट ऑपरेट करेंगे। दोस्तों, जो फर्स्ट ऑफिसर बाद में पायलट फ्लाइंग बनने वाला था, वो अपनी वाइफ को भी इस ट्रिप पर साथ लेकर आया था, जिससे मालूम होता है कि फ्लाइट से पहले उसने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया था। फ्लाइट का डिपार्चर 31 मई को रात 8:29 पर रियो के लोकल टाइम के मुताबिक हुआ, जो पेरिस के मुताबिक रात के 11:29 थे। इसका मतलब ये था कि पायलट्स को पूरी रात काम करना था और लैंडिंग 1 जून 2009 को पेरिस में दोपहर के करीब एक्सपेक्टेड थी। यानी क्रू को सर्केडियन लो के दौरान ऑपरेट करना था, वो वक्त जब इंसान का जिस्म नेचुरली थका होता है और अलर्ट रहना मुश्किल होता है। क्योंकि फ्लाइट का ड्यूरेशन 12 घंटे 45 मिनट था, इसलिए कॉकपिट को ऑगमेंट किया गया था और फ्लाइट पर 3 पायलट्स असाइन किए गए। कैप्टन मार्क डे बॉयस, जिनकी उम्र 58 ईयर्स थी, उनके पास टोटल 11,000 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था और एयरबस A330 पर 1700 आवर्स पायलट इन कमांड के तौर पर काम कर चुके थे। पहले फर्स्ट ऑफिसर पायरे सेड्रिक बोनिन 32 साल के सबसे कम एक्सपीरियंस थे। टोटल 3000 फ्लाइंग आवर्स और A330 पर 800 फ्लाइंग आवर्स का तजर्बा था। तीसरे पायलट डेविड रॉबर्ट, जो रिलीफ पायलट थे, उनकी एज 37 ईयर्स थी। टोटल 6500 फ्लाइंग आवर्स के साथ और A330 पर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस 4500 आवर्स। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कम फ्लाइंग की थी क्योंकि वो एयर फ्रांस में मैनेजमेंट की ड्यूटी भी कर रहे थे। फ्लाइट से पहले पायलट्स ने वेदर, फ्लाइट प्लान और नो टाइम डिटेल्स चेक किए। रियो और पेरिस का वेदर ठीक था, लेकिन रूट पर एक हाई रिस्क वेदर जोन था, ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये इक्वेटर के करीब एक ऐसा एरिया होता है जहां नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर की हवाएं मिलती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म्स बनते हैं। इन बादलों की हाइट कभी 60,000 फीट तक चली जाती है, जो एयरक्राफ्ट के नॉर्मल क्रूज लेवल से भी काफी ऊपर होती है। समंदर के ऊपर बनने वाला ये स्टॉर्म रेडार पर हमेशा क्लियर नजर नहीं आता, लेकिन अंदर से बहुत स्वेयर हो सकते हैं। इसलिए पायलट्स को सेल्स के दरमियान बहुत एहतियात से रूट बनाना पड़ता है। इसी वजह से क्रू ने टर्बुलेंस के हवाले से कैबिन क्रू को भी पहले ही ब्रीफ कर दिया था। ITCZ के स्टॉर्म्स में सिर्फ तेज बारिश नहीं होती, बादलों के ऊपर वाली लेयर्स में बहुत छोटे छोटे बर्फ के जर्रात, जिन्हें आइस क्रिस्टल्स कहा जाता है, मौजूद होते हैं। तेज हवा पानी के कतरे को बहुत ऊपर ठंडी हवा तक ले जाती है, जहां ये कतरे पानी ही रहते हैं, लेकिन इतने ठंडे होते हैं कि जैसे ही किसी चीज को टच करें फौरन जम जाते हैं। ये बर्फ की तरह हार्ड नहीं होते, लेकिन जब इनकी क्वांटिटी ज्यादा हो तो ये एयरक्राफ्ट के इम्पोर्टेंट सेंसर्स जैम कर सकते हैं, खास तौर पर पीटो प्रॉब्स, जो प्लेन्स की स्पीड मेजर करते हैं। एयर फ्रांस की कुछ फ्लाइट्स पर 2008 और 2009 के दौरान ऐसे इंसिडेंट पहले भी रिपोर्ट हो चुके थे और एयरलाइन ने पायलट्स को सेफ्टी बुलेटिन्स के जरिए बताया था कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। एयरबस ने न्यू पीटो प्रॉप्स रिकमेंड किए थे और एयर फ्रांस ने अपग्रेड प्रोसेस स्टार्ट भी कर दिया था। AF447 का एयरक्राफ्ट भी पेरिस वापस आने पर इसी अपग्रेड में स्केड्यूल था। दोस्तों, 31 मई को पैसेंजर्स बोर्ड हो चुके थे और एयरक्राफ्ट 10:29 पर बिल्कुल नॉर्मल टेक ऑफ कर चुका था। प्लेन स्मूथली क्लाइंब करता हुआ FL350 यानी 35,000 फीट की बुलंदी पर क्रूज में चला गया।
इसी दौरान रिलीफ पायलट अपने शेड्यूल्ड रेस्ट के लिए कॉकपिट से बाहर चले गए। इस वक्त तक फ्लाइट रिसीविंग कंट्रोल के रडार पर थी, जो ब्राजील का आखिरी रडार कॉन्टेक्ट एरिया था। जैसे ही एयरक्राफ्ट आगे बढ़ा, वो ओशनिक एयर स्पेस में एंटर हो गया, वो एरिया जहां ग्राउंड रडार का सिग्नल पहुंचता ही नहीं है। समंदर के ऊपर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो यानी VHF रेडियो काम नहीं करता, इसीलिए पायलट्स हाई फ्रीक्वेंसी यानी HF रेडियो यूज करते हैं, जो सिग्नल्स को आयोनोस्फीयर से बाउंस करके बहुत दूर तक कम्युनिकेशन अलाउ करता है। एयरक्राफ्ट ने इंटोल यानी इंटरनेशनल नेविगेशन टर्न ओवर लोकेशन वे पॉइंट पर एटलांटिको कंट्रोल को HF रेडियो से अपनी पोजीशन रिपोर्ट की। इसी दौरान पायलट्स ने एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम ADS-C पर लॉगिन करने की कोशिश की, जिसका काम ये होता है कि एयरक्राफ्ट अपनी पोजीशन ऑटोमेटिकली ATC को भेजता रहे, लेकिन फ्लाइट प्लान के फॉर्मेटिंग इशू की वजह से ये सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं हो सका, जिसका मतलब ये था कि रडार के बाद एयरक्राफ्ट की ट्रैकिंग और भी लिमिटेड हो गई थी। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर एंटर करते ही एयरक्राफ्ट ने आइस क्रिस्टल्स एनकाउंटर किए। पीटर प्रोब्स ने गलत एयर स्पीड डाटा देना शुरू कर दिया और ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया। एयरक्राफ्ट ऑल्टरनेटिव लॉ में चला गया, जहां स्टॉल और एंगल ऑफ अटैक प्रोटेक्शंस अवेलेबल नहीं होती। कॉकपिट के अंदर अलार्म्स, वार्निंग्स और कंफ्यूजन का माहौल बन गया। पायलट ने एयरक्राफ्ट का नोज ऊपर किया ताकि एल्टीट्यूड होल्ड किया जा सके, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पर ये रिएक्शन स्पीड लॉस का सबब बनता है। प्लेन एरोडायनामिक स्टॉल में चला गया, लेकिन क्रू को ये समझ ही नहीं आया कि एयरक्राफ्ट स्टॉल हो चुका है। दोस्तों, 1 जून 2009 रात के तकरीबन 2:14 पर एयर फ्रांस फ्लाइट 447 ब्राजील और अफ्रीका के दरमियान अटलांटिक ओशन के पानी से सीधा टकरा गई। इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि एयरक्राफ्ट हजारों टुकड़ों में टूट गया और 228 के 228 लोग फौरन जान से गए। शुरू में फ्लाइट को कम्युनिकेशन डिले समझा गया, क्योंकि ओशनिक एयर स्पेस में हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो इश्यूज आम होते हैं, लेकिन जब घंटों तक कोई सिग्नल नहीं आया, फ्लाइट को मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया। 2 जून 2009 को समंदर की सतह पर पहला डेब्रिस मिला। रैकेज और ब्लैक बॉक्सेस को ढूंढने में तकरीबन 2 साल लग गए और अप्रैल 2011 में ये सब कुछ 12,800 फीट गहराई से रिकवर किया गया। फाइनल इन्वेस्टिगेशन ने यह कंफर्म किया कि एयरक्राफ्ट मैकेनिकली ठीक था। एक्सीडेंट की बुनियादी वजह अनरिलायबल एयर स्पीड, पायलट रिस्पॉन्स और हाई एल्टीट्यूड स्टॉल का सही वक्त पर समझ न आना था। इस ट्रेजेडी के बाद एविएशन इंडस्ट्री में हाई एल्टीट्यूड अपसेट रिकवरी ट्रेनिंग को ज्यादा सीरियस लिया गया, अनरिलायबल एयर स्पीड प्रोसीजर्स अपडेट किए गए और पीटर प्रोब डिजाइन्स इम्प्रूव किए गए। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 ये बताती है कि हर हादसा मशीन की गलती नहीं होता, कभी कभी फैसले का एक लम्हा पूरी कहानी बदल देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।